जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है भेदभाव। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू, यह कपड़े मशीन में क्यों धो डाले? बिजली, पानी, साबुन सब व्यर्थ जा रहा है। माँ जी, मुझे पाटले पर बैठते नहीं बन रहा था, सोचा आज मशीन लगा लूं। वाह, अभी तो सिर्फ चौथा महीना ही चल रहा है, अभी से यह हाल है। बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा। आज के बाद पूछे बगैर मशीन ना लगाना, सास सुमित्रा जी कहते हुए मंदिर निकल गई। बहू, अभी तक रोटी क्यों नहीं बनी? तुम्हारे बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। रसोई में घुसते हुए सास बोली। हाँ माँ जी, वह रोटी की गंध से उबकाई आ रही थी। आप बैठो, अभी करती हूँ। देखो बहू, यह बहाने बहुत हुए। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, तुमने कोई अनोखा काम नहीं किया। जैसा चला आ रहा है वैसे ही सारा काम होना चाहिए। गुस्से से घी चुपड़ी रोटी लेकर बाहर चली गई। कविता की रुलाई फूट पड़ी। 2 साल से सब अच्छा चल रहा था। वह कविता जी की आंखों के इशारे पर नाचती, मगर अब उसके गर्भवती होते ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने भी उसे आराम करने के लिए कहा है, पर सासू माँ हमेशा उसे काम करने को कहती रहती। बोलती काम करने से शरीर चुस्त बनता है, बच्चा घूमता रहता है। इसलिए झाड़ू पोछा, बैठकर बर्तन धोना, खाना बनाना है, हर काम वैसे ही चल रही है जैसे पहले करती थी। तबीयत की वजह से उसने काम वाले लगाने को कितनी मिन्नतें की, मगर सुमित्रा जी ने साफ इनकार कर दिया। बहू, हमारे घर में काम वालियों से काम नहीं कराया जाता है, अशुद्धि फैलाती है। न जाने कितने घरों में जाती है, कहाँ से आती है, मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। बहाना बनाकर निकल गई। कविता संजय को भी बोली, मुझसे अब ज्यादा काम नहीं होते, कुछ नहीं तो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए बाई लगवा दो। तब संजय बोला, तुम अब कोई अकेली नहीं हो धरती पर जो माँ बनने वाली हो। अभी से यह हाल है, बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा। सीधे कहो ना, माँ के आगे आवाज नहीं निकलती। इतना डायलॉग मारने की क्या जरूरत है? कविता की आंख लग गई। जब उठी तो देखा संजय ऑफिस जा चुके थे। सास ससुर नाश्ता कर बैठे टीवी देख रहे थे। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाया आज? हलवा पूरी बनाया था। दांतों को टूथपिक से साफ करते हुए बोली, मगर रसोई में तो कुछ नहीं है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वाह बहू रानी जी, जैसा बनाया वैसा खा लिया। तुम्हें भूख लगी है तो तुम बना लो। और आज छोड़ रही हूँ, कल से समय पर जागना। यह आलस, देर तक सोना मेरे घर में नहीं चलेगा, समझी? एक दिन नाश्ता नहीं बना सकी तो कितना कुछ सुनाया गया। साथ में एक निवाला भी रसोई में ना छोड़ा गया। अरे, गर्भवती को तो अजनबी पड़ोसी भी खाना खिला देते हैं। यह तो सास है, बच्चा इनके खानदान का है, फिर भी इतना परायापन। कविता को बहुत गुस्सा आया, मगर कहती किससे? उसकी माँ तो थी नहीं, भाई भाभी पूछते नहीं थे। मन करता यहाँ से चली जाए, पर जाए तो जाए कहाँ? यही सोचकर चुप हो जाती। मगर घूरे के भी दिन फिरते हैं, भूलना नहीं चाहिए। एक रोज सुमित्रा जी फोन पर जोर से चिल्लाई, बहुत बधाई, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बिटिया रानी, तू चिंता क्यों करती है? फटाफट सामान बांध और आजा अपनी माँ के पास। ननद ऋचा भी गर्भवती है, 4 दिन बाद घर पहुँचती है। ऋचा, तूने यह बात 4 महीने बाद मुझे बताई। आखिर मैं नानी बनने वाली हूँ, तुझे शर्म नहीं आई झूठ मूठ का नाटक करते? सर पर हाथ फेरते हुए सुमित्रा जी बोली, मम्मी, मुझे सासू माँ ने मना किया था, कहा किसी को मत बताना, नजर लग जाती है। हद करती है तेरी सास, माँ को बताने में क्या तकलीफ? वह सब छोड़, मायके आई है, पूरा आराम कर, किसी बात की चिंता ना करना। मगर मैं आज रात ही गांव जा रही हूँ। तेरी मौसी बहुत बीमार है, उन्हें मिलकर 2 दिनों में लौट आऊंगी। यहाँ तेरे पापा, भाई भाभी सब हैं तेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ माँ, आप आराम से जाओ और जल्दी आ जाना। ठीक है, बोलकर चली गई। 2 दिन बाद सफर से थकी हुई सुमित्रा जी घर में घुसते ही चिल्ला पड़ी, ऋचा, यह क्या अनर्थ कर रही है? पोछा क्यों लगा रही हो? कविता कहाँ है? मायके में साड़ी क्यों लटका रखी है तुमने? मम्मी, भाभी रसोई देख रही है, मुझे पोछा लगाने को बोला है, और फिर अभी तो अपने 7वें महीने में यह सब कर रही है। बड़े मासूमियत से ऋचा बोली। इसकी इतनी हिम्मत? बहू, बाहर निकलो। ऋचा ने साड़ी क्यों लटका रखी है और पोछा क्यों लगा रही है? यहाँ इसे तो आराम करना चाहिए। माँ जी, आपका सिखाया आप ही भूल गई। चलो मैं याद दिलाती हूँ। मैंने देखा ऋचा दीदी बस पूरा समय आलस करती रहती हैं।
या फिर सोती रहती हैं, गांव में घूमती रहती हैं, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। बस मैंने आपकी कही सारी बातें इन्हें बता दी कि प्रेगनेंसी के समय क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस तब से यह घर का सारा काम खुद कर रही हैं। आखिर धरती पर यह अकेले माँ तो नहीं बन रही, और अभी से यह हाल है। बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा, आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है। हाँ मम्मी, मैंने तो अपनी पसंद का हर व्यंजन खाना छोड़ दिया। ज्यादा मोटी हो गई तो बच्चे को दिक्कत हुई तो। अरे पागल, तुझे खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह काम वाम होते रहेंगे, तू गर्भवती है, आराम बहुत जरूरी है। तेरे अंदर नन्ही जान पल रही है, तुझे सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए बस। तो मम्मी, भाभी भी तो माँ बनने वाली है, फिर उन पर यह नियम लागू क्यों नहीं। बेटी की बात सुनकर सुमित्रा जी को सांप सूंघ गया। आपको पता है, यह सब जो आप बोल रही हैं, मेरी सासू माँ भी मेरे साथ कर रही थी बीते कई दिनों से, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मगर भाभी की माँ ही नहीं है, बेचारी कहाँ जाए यह तक नहीं सोचा आपने। सच आपने साबित कर दिया, सास किसी की भी हो, सब एक जैसी ही होती है। रुचि गुस्से से बोली, हाय यह क्या कर दिया मैंने। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। बेटी पर गुजरी तो पता चला कितना दर्द होता है। चाहे मेरी बहू हो या बेटी, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आज ही काम वाली बुलाती हूँ और रसोई मैं संभाल लूंगी, और तुम दोनों के खाने पीने का ध्यान खुद मैं रखूंगी। देखो सच में अभी भी भेदभाव ही कर रही थी। रुचि के लिए गांव के शुद्ध घी से बने मेवे के लड्डू बनाकर लाई थी, मगर अब से मेरी बेटी बहू दोनों बराबरी से सब खाएंगे। कभी किसी को मन नहीं मारना पड़ेगा। कहते हुए एक लड्डू कविता के मुंह में रख दिया। उधर रुचि कविता को आंख मारते मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि यह साजिश ननद भाभी की रची हुई थी, एक सास को पटरी पर जो लाना था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।